अ, नमस्ते साथियों, ब्रिज कोर्स के मॉड्यूल 2 के चैप्टर 1 की टॉपिक नंबर 1.3 पाठ्यचर्या की अवधारणा में आपका स्वागत है। पाठ्यचर्या एक पूर्व संरचित योजना है। यह एक मार्गदर्शक पथ है जिसके अनुसार शिक्षार्थियों को ज्ञान, कौशल, अधिगम, अनुभव को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित लक्षित किया जाता है। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ साथियों, बाकी डिटेल में पढ़ना रहेगा तो ग्रुप में मैं पीडीएफ डाल दूंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि पूरा बुक का हिंदी ट्रांसलेशन है और पूरे हिंदी ट्रांसलेशन का व्यवस्थित रूप पॉइंट वाइज है, तो पूरे को बताऊंगा तो टाइम पूरा हो जाएगा, 2-3 घंटे लग जाएगा। इसलिए मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जिसको हमें समझना है। यह एक सुव्यवस्थित पाठ्यचर्या यह सुनिश्चित करती है कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण हो, संगठित हो और शैक्षिक लक्ष्यों के अनुरूप हो। इसमें गतिविधियों, क्रियाओं, पर्यावरणीय प्रभावों जैसे कारकों से प्राप्त सभी प्रकार के अनुभव शामिल होते हैं। पाठ्यचर्या का अर्थ केवल पाठ्यपुस्तक, अन्य शिक्षण सामग्री और विषय वस्तु पाठ्यक्रम से नहीं है, बल्कि इसमें वातावरण और संस्कृति जैसे पहलू भी शामिल हैं। ये हो गया साथियों संक्षिप्त में पाठ्यचर्या के बारे में। अब पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। देखो, मूलतः इसमें जो अंतर तो दिया है, लेकिन मैं छोटा छोटा पॉइंट आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ साथियों। पाठ्यचर्या एक ब्रॉड बृहद टर्म है और ये पाठ्यक्रम उससे छोटा टर्म है। जैसे दिनचर्या होता है, दिन में क्या क्या व्यवहार करते हैं, कैसे कैसे खाते हैं, क्या खाने का तरीका है, किस समय हमको क्या कितना पानी पीना चाहिए, ये मतलब ये दिनचर्या होता है, दिन का व्यवहार होता है। उसी प्रकार से शैक्षणिक संस्थान में, विद्यालय में विद्यालय के पूरे व्यवहार का टर्म है पाठ्यचर्या। और पाठ्यक्रम वह है, मतलब वो एक विषय वस्तु, पाठ्य विषय वस्तु से इंगित होता है, उसमें जुड़ा होता है। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम पॉइंट में आते हैं कि एक व्यापक और दीर्घकालिक योजना है, और बाकी पॉइंट भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ। ये दीर्घकालिक योजना है, व्यापक एवं दीर्घकालिक योजना है। यह पाठ्यक्रम अल्पकालिक और संकीर्ण योजना है। ये दूसरा क्या है, राष्ट्रीय संस्थान प्राधिकरण द्वारा तैयार होता है। यह शिक्षक या संस्थानों द्वारा तैयार किया जाता है। तीसरा है किसके आधार पर, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, शिक्षक द्वारा, संस्थानों द्वारा तैयार होता है, लेकिन पाठ्यचर्या के आधार पर तैयार होता है शिक्षक द्वारा, संस्थान द्वारा, लेकिन किसके आधार पर, पाठ्यचर्या के आधार पर। समग्र विकास पर केंद्रित होती है, किसके, शिक्षार्थी के, लेकिन यह विषय विशिष्ट सामग्री के प्रवणता पर केंद्रित होते हैं। प्रियोरिटाइज्ड होता है कि हमें एक 100% के साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है जो विषय वस्तु में दिया गया है। ध्यान से सुनिए, इसको संशोधित और संशोधित किया जा सकता है किसके आधार पर, विद्यार्थियों की आवश्यकता के आधार पर। बल्कि यह क्या है, संशोधित और परिवर्तित हो सकता है, लेकिन किसके आधार पर, पाठ्यचर्या के आधार पर। आप समझते हैं साथियों 1.3.1 पाठ्यचर्या की परिभाषा। विभिन्न आयोग और शिक्षाविद के द्वारा परिभाषा दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसका ब्रॉड टर्म बता रहा हूँ साथियों कि व्यवस्थित रूप इसको मैं पढ़ करके व्यवस्थित किया हूँ कि वांछित लक्ष्य और उद्देश्य के लिए अपनाई गई रणनीति है पाठ्यचर्या, जो अनुभव की समग्रता पर निर्भर करती है, जो विद्यालयीन गतिविधि द्वारा प्राप्त होती है। यह अनुभव व्यक्तिगत शिक्षार्थी द्वारा अपनाई जाती है। अनुभव में ज्ञान और कौशल निहित होती है। तो इसको और थोड़ा छोटा पढ़ लेता हूँ साथियों, बाकी आप एकदम डिटेल में पढ़ सकते हैं। मुदलियार आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। ये क्या नहीं है, परंपरागत पढ़ाई नहीं है, अनुभव की समग्रता है ना। पाठ्यचर्या अनुभव की समग्रता है, विद्यालय गतिविधि द्वारा प्राप्त होता है।
अनुभव के रूप में शिक्षार्थी विद्यालय के संरक्षण प्राप्त करता है। डॉल 1996। डिल्बा डाबा 1962 के अनुसार यह एक कार्य योजना लिखित दस्तावेज है, लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति है, पाठ्यचर्या। हास 1987 के अनुसार अनुभवों का समूह है जिसमें शिक्षार्थी शिक्षा के कार्यक्रम से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करता है। ब्राउन 2006 के अनुसार सभी विद्यालय का अनुभव शामिल है, कौशल अनुभव रणनीतियों को बेहतर करने में सहायक होता है। पाठ्यचर्या ज्ञान अनुभव का पुनर्गठन टैनर के अनुसार विस्तृत रूप से विकसित किया जाता है। ध्यान से सुनिए समझिए, व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाता है। अनुभवों का स्रोत है। मुदलियार आयोग के अनुसार अनुभवों के स्रोत कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल का मैदान, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच अनेक और अनौपचारिक संपर्क। तो इस बात को समझिए, कक्षा है अनुभव का स्रोत, पुस्तकालय है अनुभव का स्रोत, प्रयोगशाला अनुभव को जांचने का है, मतलब जो भी ज्ञान है उसको जांचने के बाद जो अनुभव मिलता है प्रयोगशाला है। ये क्या है? कौशल का अभ्यास होता है और उनके द्वारा अनुभव जनित होता है कार्यशैली के द्वारा। पाठ्यचर्या से विकसित क्षमताएं आलोचनात्मक, रचनात्मक, समाधान कर सकने की क्षमता, मिलकर कार्य करने की सहकार्यता, प्रभावी ढंग से संवाद करने का, अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ लिखने का। जैसे कि यहाँ पर बताया साथियों, ये कुछ कैंप बनाए हैं, है ना, बेढंग बच्चे उसको देख करके आलोचना करते हैं, सुधार का सोच लाते हैं। ये आलोचना है। फिर आलोचना के बाद उसमें समाधान का ललक जगेगा, किसके द्वारा? अनुसंधान के द्वारा और विश्लेषणात्मक समन्वय के द्वारा नया चीज बनाते हैं। ये निर्माण है, सुधार, आलोचना, समाधान। और निर्माण एक अलग चीज है, रचनात्मकता, जिसमें जिस चीज का निर्माण नहीं हुआ है उस चीज का निर्माण करना रचनात्मकता है। जैसे कि लोहे के छड़ या प्लास्टिक के गोले के द्वारा एक साइकिल का निर्माण करना, है ना। देखो ये इस चीज को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज बता दी। विश्लेषणात्मक रूप से समन्वय कर सकना, समस्याओं के समाधान के लिए सुधार कर सकना, है ना। पाठ्यचर्या निर्माण में शामिल प्रमुख तत्व। तो इस चीज को मैंने पढ़ के मैं जैसा व्यवस्थित रूप से पढ़ा हूँ, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। जैसे कि उद्देश्य है, उद्देश्य के नीचे पाठ्यक्रम, है ना। उद्देश्य को लिए हुए, लक्ष्य को लिए हुए पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के नीचे विषय, विषय के नीचे विषय वस्तु, टॉपिक्स, टॉपिक का व्यवहार होता है ना। व्यवहार के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। और ये संपूर्ण कार्यक्रम क्या संस्था की संस्कृति पर निर्भर करता है। संस्था के संस्कृति के ऊपर अधिकतम वातावरण निर्भर करता है और विद्यालय प्लस कक्षा प्रतिक्रियाएं उस अधिकतम वातावरण से प्रभावित होते रहता है। तो ये रहा पाठ्यचर्या निर्माण में शामिल प्रमुख तत्व। अब 1.3.2 पाठ्यचर्या की आवश्यकता तत्व को देखने से पहले हम लोग सीधे प्रभावित होने वाले बाह्य तत्व देख सकते हैं। बाह्य तत्व क्या है? शिक्षक की योग्यता, समुदाय या पालक की भागीदारी, संस्थान में उपलब्ध संसाधन और प्रशासनिक और सहयोगी ढांचे जो होते हैं। संस्थान में प्रशासनिक ढांचे होते हैं, शिक्षक के भी सहयोगी ढांचे होते हैं, शिक्षक विद्यार्थी के बीच सहयोगी ढांचे होते हैं। इसके ऊपर भी बहुत पाठ्यचर्या को प्रभावित होता है। पाठ्यचर्या की आवश्यकता तो 1.3.2 को समझते हैं। इसके 4 एलिमेंट होते हैं: अधिगम, लक्ष्य एवं उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण शास्त्र एवं विधियां, 4 मूल्यांकन एवं आकलन। अधिगम, लक्ष्य, उद्देश्य के पहले पॉइंट में है कि पाठ्यचर्या शिक्षार्थी के लिए अधिगम लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है ना। क्या जानेगा, क्या समझेगा, करने में सक्षम होगा कि नहीं, इस सब को स्पष्ट करता है। और भी पॉइंट साथियों पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट बहुत पूर्ण हैं। ये प्रतिफल शिक्षण, अधिगम शिक्षण प्रतिफल और मूल्यांकन को दिशा
दिशा निर्धारण करता है, अवलोकन और को ये अब मापनीय होते हैं। दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब वही है जो जिसके विषय सामग्री, विषयों, अवधारणाओं, सूचनाओं को जिन्हें शिक्षार्थी को पढ़ाया जाना है। पाठ्यचर्या विषय वस्तु के चयन को अधिगम उद्देश्य के साथ जोड़ती है। देखो, विषय वस्तु है, लेकिन विषय वस्तु और पाठ्यचर्या के बीच संबंध क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रासंगिकता, आयु, उपयुक्तता और विषय वस्तु के महत्व को अधिगम उद्देश्य के अनुरूप बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों। देखो, भारतीय ज्ञान प्रणाली एक टर्म आता है और अंतर विषय टर्म आता है। इसको मैं छोटा छोटा मतलब कॉन्सेप्ट बताता हूँ साथियों, बाकी आप पढ़ सकते हैं। सिंपल सा है। हमारे भारतीय ज्ञान संग्रह को हमको यूज करते हुए, बच्चे को प्रेरणा देते हुए हमको आगे बढ़ना है। जैसे भाषा से गणित, दर्शन से कला, व्याकरण से खगोल विज्ञान, है ना, आप पढ़ सकते हैं। अंतर विषयी क्षेत्र ये एक टर्मिनोलॉजी है साथियों। पहले क्या होता था, जिस विषय का पुस्तक है उसमें उस विषय का ही भाषा शैली और ज्ञान अवधारणा सब चीज उसी के हिसाब से होता है। लेकिन अभी नए शिक्षा नीति के तहत अंतर विषय क्षेत्र टर्मिनोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के भविष्य के अध्ययन सामग्री को समझने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को समझने के लिए। अंतर विषयी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है, स्पष्ट भाषा में सुनो कि एक ही विषय के अवधारणाओं को न समझते हुए बहुत सारे विषय की अवधारणा को समाहित करना, विषयों की सीमाओं को तोड़ना, समग्र समझ बनाना, विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को यूज करते हुए। दूसरा पॉइंट देखिए, विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को यूज करते हुए हमको एक समस्या का हल निकालना। जैसे वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को जोड़ना। आधारभूत प्रारंभिक स्तरों के अंतर विषय तक हम जो कि हमारे पहली से लेकर 5वीं तक के विषय में हमारे आसपास की दुनिया, इस विषय के अंतर्गत इसको रखा गया है ना। ये बाकी 2 पॉइंट उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है साथियों। शिक्षण, तीसरा पॉइंट है शिक्षण शास्त्र विधियां। पहला पॉइंट है यह शिक्षण पद्धति और व्यवहार है जिसका उपयोग शिक्षण संस्थानों में शिक्षार्थियों को सीखने में सहायता करने के लिए करते हैं। शिक्षार्थी कैसे विकसित होते हैं, कैसे सीखते हैं, यह स्पष्ट शिक्षण शास्त्र और विधियां स्पष्ट करती है। लक्ष्यों, दक्षताओं और अधिगम प्रतिफलों पर इसका ध्यान केंद्रित होता है। ध्यान से सुनिए साथियों, शिक्षण अधिगम शिक्षार्थी के अधिगम और विषय वस्तु से अनेक जुड़ाव को सुगम बनाने के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है साथियों, शिक्षण अधिगम अनुभव। जो हमारे परिसर में, विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, कार्यशाला, शिक्षक विद्यार्थी अनुभव साझे के दौरान जो भी अनुभव शिक्षक द्वारा या विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त होता है, जिससे उसके दक्षता को एम्पावरमेंट मिलता है, उसके दक्षता को बढ़ावा मिलता है, उसके ज्ञान और कौशल को बढ़ावा मिलता है, उन सभी अनुभवों को शिक्षण अधिगम अनुभव कहा गया है। अब मैं शिक्षार्थी के अधिगम और विषय वस्तु को उनके जुड़ाव को सुगम बनाने के लिए, देखो ये साथियों, ये हमको समझना है कि ये चीज तो हम करते हैं, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, उसको पालन करना है कि रणनीति, दृष्टिकोण, गतिविधियां, संसाधन शामिल करते हुए इसका बेहतर शिक्षण अधिगम अनुभव को डिलीवर करना है ना। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। NEP 2020 के अनुसार शैक्षिक संस्थान क्या है, तो बच्चा के लिए जो स्वागत योग्य हो, देखभाल करने वाला हो, उसको महसूस लगता हो, सुरक्षित और प्रेरक अधिगम वातावरण हो, सीखने में उसको आनंद आता हो। तीसरा पॉइंट है अधिगम अनुभव। अभी जो टर्मिनोलॉजी बताया हूँ साथियों, शिक्षण अधिगम अनुभव बेहतर हो, विविधता हो, उसके अनुसार हर रोज नए अनुभव के साथ उसको जीवन में सीखने का और पाठ्य पुस्तक से उसको सीखने का अनुभव का आनंद उसको प्राप्त हो।
भौतिक अवसंरचना और उपयुक्त संसाधन जो नेसेसरी है उस विद्यार्थी के लिए उपलब्ध हो, तो ये अच्छे शैक्षिक संस्थान में आता है। चौथा पॉइंट है साथियों, मूल्यांकन एवं आकलन। तो मूल्यांकन एक ब्रॉड टर्म है साथियों, इसको आप स्पष्ट देख के अपना नोट्स बना सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यह एक व्यापक, जो ये वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक व्यापक प्रोसेस है। जैसे एक बच्चा है, बच्चे का अलग अलग महीने में, हर महीने में कहा जाए आकलन होता है। तो ये आकलन एक ग्राफ दर्शाता है। आप चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे कि अधिगम का स्तर है और बच्चा है। मूल्यांकन या आकलन जब किया जाता है तो वह क्या दर्शाता है कि अधिगम और शिक्षण अधिगम अनुभव और शिक्षक द्वारा किया गया प्रयास कितना बच्चे तक पहुंचा है, वहाँ शिक्षक के किए गए प्रयासों का यह ग्राफ है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसको आप पहला ये वाला पॉइंट आप कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। ये पॉइंट, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को मैं शामिल किया हूँ कि संग्रह शामिल है ना। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक है ना। तो इसमें पॉइंट दे दिए है साथियों। ये सिर्फ लिस्ट है। दार्शनिक कारक होता है, मनोवैज्ञानिक कारक होता है, सामाजिक कारक होता है, राजनीतिक कारक होता है, आर्थिक कारक होता है, तकनीकी कारक होता है, पर्यावरणीय कारक होता है। ये चूंकि प्रभावित करने वाला कारक है तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है पाठ्यचर्या को। इस फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का आर्थिक स्थिति खराब है तो आप रोजगार संसाधन या आर्थिक आवश्यकता से पाठ्यचर्या को जोड़ करके बता सकते हैं, है ना, कि हमें किस प्रकार से इस अध्ययन का, इस ज्ञान का उपयोग करके आर्थिक स्थिति सुधार सकता है ना। तो ये पॉजिटिव हो जाता है, माइनस भी हो जाता है, बहुत सारा चीज़ होता है। ये पॉइंट ऑफिशियल कंटेंट नहीं है, इसको मैं जोड़ करके लिखा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं नोट्स में। थैंक यू साथियों। इस 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको देखने में कोई परेशानी मत हो। और थैंक यू।